तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तरकाशी पुरोला में होने वाली पंचायत पर रोक लगी है। प्रशासन ने महापंचायत को नहीं दी अनुमति। आपको बता दें कि 15 जून को होने वाली थी महापंचायत की विश्व हिंदू परिषद ने मांगी थी और पुरोला में धारा 144 लागू रहने की तैयारी। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देहरादून और उत्तरकाशी में अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही साथ हरिद्वार में भी अलर्ट। पुरोला में होने वाली पंचायत पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने महापंचायत को अनुमति नहीं दी है। ये बड़ी जानकारी। 15 जून को महापंचायत होनी थी और इस पर अब रोक लगा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की थी। तो पुरोला में धारा 144 लागू करने की तैयारी। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पुरोला में होने वाली पंचायत पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। यशराज, देखिए 15 जून को महापंचायत होनी थी, अब उस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ पुरोला में धारा 144 भी लगने की तैयारी हो चुकी है। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुरोला में धारा 144 लागू करने की बात कही जा रही है। चूंकि जब बात डीआईजी गढ़वाल से जब बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी तरीके से धार्मिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। हाँ, यह बात जरूर है कि कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा कुछ अपरिहार्य घटनाएं इस दरमियान करीब 1 महीने के दरमियान घटित हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर किसी भी प्रकार के धार्मिक सौहार्द को बिगड़ने का काम करने दिया जाए। तो इसी प्रकार देखते हुए जैसे कि मांग की गई थी कि बात ये बताई जा रही थी कि 15 तारीख को विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा और वहां के आम नागरिकों के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में यह जानकारी दी जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर हिंदू बहनों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ, हिंदू माँ बहनों के साथ यह विशेष समुदाय के लोग इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। क्या इनको यहाँ पर रहने दिया जाए या इस बाबत या इनको यहाँ से खाली कर दिया जाए। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए या उत्तराखंड के भी अन्य जिलों की बात की जाए तो वहां पर भी कुछ इस तरीके की 1-2 घटनाएं, छिटपुट घटनाएं देखने को मिली है। तो लोग वहां पर काफी चिंतित हैं और इस चिंता के कारण वो अक्सर यह बोलते हैं कि आज यह हो सकता है तो कल के डेट में यह बात आगे भी बढ़ सकती है। इसको लेकर पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि वहाँ के नागरिक इस बात को लेकर चिंतित है कि आज जो यह घटना छिटपुट रूप में हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि यह घटना किसी बड़े अपराध को की ओर दृष्टि डाल रही हो। तो इसी को लेकर महापंचायत का आयोजन किया जाना था वहां पर। लेकिन इसको देखते हुए जब 15 तारीख को हिंदू संगठनों के द्वारा महापंचायत के आयोजन की बात कही गई तो देहरादून में भी पलटन बाजार में जो मस्जिद है वहां पर भी काजी वहां के उन्होंने एक मीटिंग की। उन्होंने भी कहा कि 18 तारीख को हिंदुओं के मीटिंग के महापंचायत के बाद 18 तारीख को देहरादून और अन्य क्षेत्रों में भी महापंचायत को बुलाया जाएगा। लेकिन देहरादून एसएसपी दलित सिंह कुंवर ने भी इस बात से मना करते हुए कहा कि इनको भी यहाँ पर महापंचायत बुलाने का आदेश नहीं दिया जाएगा। यदि विभिन्न संगठनों, मुस्लिम के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग यदि आते हैं देहरादून तो उन्हें पहले ही वार्ता करके रोक दिया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए इसी प्रकार से पुरोला में भी जब डीआईजी से गढ़वाल से बात हुई तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा, आईजी गढ़वाल से जब बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वहां भी इस प्रकार को महापंचायत की अनुमति नहीं दी जाएगी। और पुरोला, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इन सभी, पौड़ी, इन सभी में धारा 144 लगाने की बात कही गई। जैसी बात 18 तारीख को देहरादून में भी एसएसपी दलित सिंह कुंवर ने धारा 144 लगाने की बात कही। तो इस प्रकार से यह घटनाक्रम जरूर कहीं ना कहीं, यह घटना तो बहुत जघन्य अपराध इसको माना जाए, क्योंकि एक नाबालिग बच्ची को बाला फुसला करके धर्म परिवर्तन करवाने का काम, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन क्योंकि सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, लोग, मुख्यमंत्री भी बार बार अपील कर रहे थे और अब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी कहा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि इस प्रकार की घटना को कभी गंभीरता से ली जाएगी और इस प्रकार की घटना को कभी भी पक्षा उत्तराखंड जैसी शांत भूमि में नहीं जाएगा। इसी प्रकार यह देखते हुए लग रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं धारा 144 लगने के बाद महापंचायत का बुलावा, महापंचायत को समाप्त कर दिया जाए, महापंचायत का ना हो।
जी आयुष। बिल्कुल है यशरा, जो देखिए लव जिहाद के मामले पूरे देश भर से नजर आए, कई ऐसे राज्य जहां पर लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आए और पुरोला की इस घटना के बाद से कहा गया था कि 15 जून को महापंचायत होनी है। उसके बाद से मुस्लिम संगठन भी महापंचायत करने वाला था, उस पर भी रोक लग गई आने वाले दिनों में। जी आयुषी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब से ये घटना लगातार हुई है तो वहां पर हिंदू संगठनों के द्वारा और वहां के व्यापारी वर्ग के द्वारा में काफी आक्रोश थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां पर एक नोटिस भी चिपका दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम संगठन या मुस्लिम व्यक्ति जो भी किराए पर रह रहे हैं या यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं वह इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि लगातार यह एक विशेष समुदाय के द्वारा यह देखा जा रहा था। और सिर्फ पुरोला की ही बात नहीं की जाए, यह उत्तराखंड के भी अन्य जिलों में भी यह घटना है और पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, हर जगह यह घटना देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यह जरूर होता है कि यह कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि प्रशासन और सरकार के द्वारा पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक बार नहीं कई बार स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया गया है कि उत्तराखंड जैसी पवित्र पावन देव भूमि पर, शांत भूमि पर इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार पसंद नहीं किया जाएगा। और खास करके महिलाओं और लड़कियों के साथ यदि दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको यदि धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है तो यह कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इतनी चेतावनी के बावजूद भी देखा जाए कि मुस्लिमों के द्वारा, मुस्लिम संगठनों के द्वारा और इन विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा बार बार इस घटना को दोहराई जा रही थी, यानी कि यह मतलब अर्थ यह निकलता है कि उनमें कहीं ना कहीं भय नहीं है, उनमें कहीं कानून की व्यवस्था, कानून व्यवस्था के एक है जात उनके अंदर नहीं है। तो यह अपने आप में बहुत गंभीर बात भी है कि बिल्कुल यशराज, देखिए अब उत्तरकाशी, हरिद्वार कई जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और विश्व हिंदू परिषद ने इसकी मांग की थी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने को लेकर महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की। बैठक का आयोजन सैन्य धाम के परिसर में किया गया, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरा होने को लेकर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित आज विकास तीर्थ में जो जनसंपर्क अभियान हमने किया, यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ सैन्य धाम में हमने भोजन किया और इसके मार्फत से एक संदेश देने का प्रयास किया है कि 9 साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं गरीब व गरीब कल्याण के लिए हुए हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे हर घर जल हर घर नल योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना के माध्यम से लोगों को फ्री कनेक्शन देने की बात हो। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी पौड़ी, सीडीओ पौड़ी, एनआईटी उत्तराखंड के निदेशक, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सिंचाई विभाग की जीवीके जल विद्युत परियोजनाओं को अस्थायी तौर पर दी गई भूमि और श्रीनगर में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन और श्रीनगर में मौजूद यूकाडा की भूमि को एनआईटी श्रीनगर को आवंटित करने को लेकर बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, जिससे कि एनआईटी उत्तराखंड समेत अन्य संस्थाओं का विस्तार हो सके। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग के अंतर्गत निजी निवेश को प्रोत्साहित किए जाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उत्तराखंड में लोगों को निवेश के लिए आकर्षित करने पर चर्चा भी की गई। साथ ही इस मामले में विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा
कि राज्य गठन के पश्चात संभवतः यह पहली बैठक है जिसमें आवास विभाग के अंतर्गत राज्य में निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किए जाने की दिशा में चर्चा की गई। देखिए, खास विषय ये है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर अब आप ये मान के चलिए कि बहुत से लोग देश भर के आना चाहते हैं। जो लोग हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, हम कैसे उनको अट्रैक्ट करें अपने उत्तराखंड के अंदर। मेरा मकसद मुख्य रूप से क्या है कि जो भी इस प्रकार के प्राइवेट इन्वेस्टर्स जब आएंगे, यदि माना वो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रियल एस्टेट का काम करेंगे, माना वो होटल्स बनाएंगे, माना वो कोई हॉस्पिटल्स बनाएंगे, या इस प्रकार के जो भी काम करेंगे, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उससे हमें राजस्व की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी। देहरादून में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑर्फन की थीम पर आधारित है। इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं राज्य रक्त संचरण परिषद के जरिए किया गया। इस कार्यक्रम में रक्तदान के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देने वालों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान देहरादून सीएमओ सहित कई विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रदेश में वर्तमान में 56 लाइसेंस रक्तदान केंद्र है और सभी केंद्रों को ई पोर्टल से जोड़ा गया है। देश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है, वहीं उत्तराखंड में भी तापमान से लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कल शाम को हुई बारिश ने कुछ राहत जरूर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देहरादून समेत 6 जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज बारिश का अनुमान है, जिसके चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत के कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने की आशंका है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और उसके साथ साथ जो झक्कड़ है या स्क्वाल जिसको बोलते हैं, जिसकी गति की जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और गस्टिंग में वो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। कल को जो है विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, पौड़ी या इसी तरह जो आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर 14 तारीख को जो स्क्वाल है उसकी गति जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो करीब करीब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेड़ गिरना, इस तरह की जो चीज़ें वो देखने को मिलती है। और साथ ही आप देखते हैं जो कच्चा हाउसेस, उनको कुछ डैमेज हो सकता है इतना विंड स्पीड में, या फिर जो लूज ऑब्जेक्ट्स है वो भी फ्लाई कर जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, देखिए, प्रदेश में बारिश हो सकती है। पिछले कई दिनों से लगातार लोग गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे और कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस गर्मी के आते ही लगातार यहाँ पर मौसम अपनी आंख मिचौली चल रहे, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी बारिश, यह तीनों 1-2 महीने के अंतराल में देखा गया। वहीं यदि अब बात की जाए कि पिछले कुछ दिनों से काफी ठंड थी, लेकिन अब बात यदि आज की जाए, आज 14 तारीख की, तो आज 14 तारीख में यह मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि हवाएं काफी तेज चलेगी, 60 से 70 किलोमीटर की हवाएं चलेगी। वहीं जनपद देहरादून, गढ़वाल, पौड़ी, कुमाऊं, उत्तरकाशी में भी हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में यदि बात की जाए कल की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कल हल्की बारिश हुई थी, लेकिन देहरादून में यदि बात की जाए, जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर हवाएं काफी अभी भी तेज काफी चल रही है और यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है। तो पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य गढ़वाल क्षेत्रों में लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। वहीं आज यदि बात की जाए कि देहरादून क्षेत्र में भी, तो शाम के वक्त बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है कि शाम के समय में बारिश हो सकती है। वहीं हरिद्वार में,
में भी अभी गर्मी काफी है, लेकिन शाम के वक्त वहां भी बारिश हो सकती है। ऋषिकेश की यदि बात की जाए तो ऋषिकेश में भी शाम में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहां पर कल भी बारिश पड़ी थी और आज भी बारिश पड़ेगी। लेकिन यदि बात की जाए कि तापमान की, तो तापमान पिछले 3 से 4 दिन में 5 से 6 डिग्री के उछाल पर आया है, यानी तापमान 5 से 6 डिग्री आगे बढ़ गया है। काफी तपतपाती गर्मी देहरादून में देखने को मिल रही है। लोग इस गर्मी के कारण लगातार घरों में ही सिमटे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। जी आज बिल्कुल यशराज, देखिए उत्तराखंड में पर्यटन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी है, लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं और भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि, और मैं अपील कर रहा हूँ पर्यटकों से भी कहना चाह रहा हूँ कि वो पर्यटक जो यहाँ पर अभी आ रहे हैं और आना चाह रहे हैं, कोई अभी बहुत बड़ी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वो भी महज 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में यदि वो अभी आते हैं तो मैदानी क्षेत्र तो अभी गर्म है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे वो जाएंगे तो उनको हल्की सी बारिश जरूर मिलेगी, जो उनको जरूर राहत देगी। क्योंकि अभी जो उत्तराखंड की ओर जिनका रुझान है, जो रुख कर रहे हैं, वो जरूर ये उत्तर प्रदेश से आएंगे, बिहार से, झारखंड या अन्य कहीं जगह से, मैदानी क्षेत्रों से आएंगे, तो वहां वो गर्मी से निजात पाने के लिए ही आएंगे। तो उनके लिए अभी अनुकूल भी समय है। और प्रशासन की यदि बात की जाए तो प्रशासन जब से चारधाम की यात्रा शुरू हुई है तब से काफी ज्यादा यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा के समय काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी। इसको लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बाकी सारी एजेंसियां तैयार थी। वहीं पर अब काफी गर्मी पड़ने लगी है, तो लगातार पेय जैसी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार लोग गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब बारिश होगी तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अलर्ट भी रहने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बीकेयू के भानु गुट से राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह लक्सर पहुंचे। इस दौरान उनका स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल हरिद्वार में कल से 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह लक्सर के रास्ते हरिद्वार को रवाना हुए। वहीं लक्सर में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में यदि केंद्र सरकार उनके किसान आयोग के गठन और अन्य मांगों को शीघ्र पूरा नहीं करेगी तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया था तो कांग्रेस को भगा दिया। 14 में समर्थन, 19 में समर्थन, 17 में उत्तर प्रदेश में समर्थन और 22 में तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं बने दूंगा, ये ऐलान था ठाकुर भानु प्रताप सिंह का। लेकिन कब तक करूं इंतजार? अब 24 का चुनाव है, उम्र भी पूरी हो गई है। 40 साल सेवा करते करते 40 साल में मैंने त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लिख दी है। खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड और यूपी की सीमा में चंद्रपुरी बांगर ग्राम पंचायत क्षेत्र के 2 गांवों की भूमि पर पूर्व में आवंटित कराए गए। आपको बता दें कि भूमि पट्टों का आवंटन रद्द होने के बावजूद भारी अतिक्रमण चल रहा था, जिस पर संज्ञान लेकर प्रशासन द्वारा संबंधित भूमि को चिन्हित करते हुए उसे कब्जा मुक्त कराया गया है। लक्सर तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ के मुताबिक करीब 600 बीघा उत्तराखंड सरकार की भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक डीएम की अध्यक्षता में तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान कई ग्रामीणों की शिकायत पर एक संयुक्त एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें एडीएम और एसपी देहात की अध्यक्षता में जांच पूरी करते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी किया गया था। पर कल दोपहर बाद पीएसी तथा अन्य थाना पुलिस बल लेकर अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, आप जो संदर्भ जिसकी बात कर रहे हैं वो चंद्रपुरी बांगर जो हमारी ग्राम पंचायत है, उसमें जो हमारे 2 रेवेन्यू विलेज है, एक बन्नू वाला और चखेरी, उसमें कुछ भूमियां थी जिनमें कभी पट्टे आवंटित हुए थे, लेकिन अभी वर्तमान में पट्टे निरस्त हो गए हैं। तो वो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे, उसके बाद भी उनके पक्ष में कोई डिसीजन नहीं हुआ था। तो उसी के क्रम में कल भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जो पट्टे निरस्त हुए थे उनका पूर्व से ही चिन्हीकरण कर लिया गया था। तो लगभग 600 बीघा जमीन जो थी
वो राज्य सरकार की थी, तो जो उसमें काबिज लोग थे। तो चारधाम में आने वाले यात्री के जरिए पॉल्यूशन फैलाने का मामला सामने आया है, जिससे कि प्रदेश की वन संपदा को खासा नुकसान होता है। जो कूड़ा यात्रियों द्वारा गाड़ियों से बाहर फेंका जाता है वह ज्यादातर प्लास्टिक होता है, जैसे कि पानी की बोतलें, खाने पीने की चीजों के पैकेट से प्रकृति को काफी नुकसान होता है। वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक ने बताया कि प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए 3 अलग-अलग टीमों को रवाना किया जा चुका है, जो सर्वे करते हुए इस कूड़े को हटाने का काम करेंगी। साथ ही यदि कोई इस प्रकार का प्लास्टिक कूड़ा फैलाते हुए पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस वर्ष चारधाम यात्रा मार्ग में विशेषकर प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल और इन स्पेसिफिक और इन जनरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अहम कदम उठाई गई है। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट और अवेयरनेस जनरेशन के लिए 3 डिफरेंट विशेष दल गठित कर रवाना की है। 24 मई से यह अभियान हमारा शुरू हुआ है और ये 3 टीम, एक ऋषिकेश के लिए जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, टेहरी वाला क्षेत्र कवर करेंगे, एक रुद्रप्रयाग के लिए जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब कवर करेगा, और तीसरी टीम उत्तरकाशी के लिए जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री और गौमुख तक ट्रेक रूट कवर करेगा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।